अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। हमने पिछले वीडियोस में ज़ूलॉजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ऑलमोस्ट हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 194 क्वेश्चन हम देखेंगे। 10 E. coli cells with 15 nitrogen double-stranded DNA are incubated in medium containing 14 nitrogen nucleotide. After 60 minutes, how many E. coli cells will have DNA totally free from 15N? ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पता होगा कि जो E. coli सेल्स होती हैं आफ्टर द इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स दे रेप्लिकेट, यानी इनका जो टाइम ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो होता है 20 मिनट्स, यानी 60 मिनट्स के ड्यूरेशन में ये 3 बार रेप्लिकेट करेंगे ये सेल्स। अगर फिर हम देखेंगे ये जो अगर पहले 10 सेल्स थी, इनको हम, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर पहले हमारे पास 10 सेल्स थी, उसके बाद अगर 20 मिनट्स का इंटरवल के बाद हम चेक करेंगे, हमारे पास 20 सेल्स होंगे, क्योंकि ये रेप्लिकेट करती हैं आफ्टर 20 मिनट्स। और अगर हम आफ्टर 20 मिनट्स अगेन हम चेक करेंगे, यानी 40 मिनट्स के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 40 सेल्स होंगे। और अगर हम फिर चेक करेंगे आफ्टर 20 मिनट्स, हमारे पास 80 सेल्स होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो E. coli सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं आफ्टर इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स, यानी ये है आफ्टर 20 मिनट्स, ये है आफ्टर 40 मिनट्स, और ये है आफ्टर 80 मिनट्स, आफ्टर 60 मिनट्स, आफ्टर 60 मिनट्स। यानी जो हमें आफ्टर 20 मिनट सेल्स मिली है, 20 सेल्स, इनका जो DNA होगा वो हाइब्रिड DNA होगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में देखा है कि जब हम E. coli सेल्स को हमने पहले उनके पास DNA जो था उसमें 15N था, लेकिन जब हमने उनको इंक्यूबेट किया 14N में, तो उनके पास जो DNA बनेगा वो बनेगा हाइब्रिड DNA। तो ये 20 सेल्स होंगी, इनके पास हाइब्रिड DNA होगा। और ये 40 सेल्स होंगी, 40 सेल्स, इनके पास 20 सेल्स, इनमें 20 सेल्स जो होंगी वो हाइब्रिड होंगी, और 20 सेल्स जो होंगी इसमें उनका DNA जो होगा वो लाइट होगा, क्योंकि हम कंटिन्यूसली इनको इंक्यूबेट करते हैं 14N, यानी जो लाइट DNA होगा। और जो आफ्टर द इंटरवल ऑफ 80 मिनट्स के बाद जो सेल्स 80 सेल्स बनती है, 60 मिनट्स के बाद जो 80 सेल्स बनती है उनमें 20 सेल्स में हाइब्रिड DNA होगा, और 60 सेल्स में जो होगा वो होगा लाइट DNA। यानी इन 60 सेल्स वी हैव द DNA विच विल बी फ्री फ्रॉम 15N, यानी उनमें लाइट DNA होगा। तो फिर इस हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा 60 सेल्स, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब इसके बाद हम 195 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 195 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बोलना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देखेंगे हम, माइकोप्लाज्मा हैव DNA, राइबोसोम एंड सेल वॉल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा हमने पढ़ा है कि वो सेल्स होती है जिनमें सेल वॉल्स नहीं होता है, जो किंगडोमोनिया में ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट हम देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करते हैं उनमें आर्के बैक्टीरिया आते हैं, यू बैक्टीरिया आते हैं, और यू बैक्टीरिया में फिर साइनोबैक्टीरिया भी आती हैं, और वो साइनोबैक्टीरिया जो होती है वो ऑटोट्रॉफिक होती है। और इसका जो फिर करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन जो स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 है, यानी बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक, आर द मोस्ट
बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली यानी ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक ही नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी पहली स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, और जो फोर्थ स्टेटमेंट है स्लाइम मोड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ऑल्दो वो सैप्रोफिटिक होते हैं लेकिन वो किंगडम मोनेरा में नहीं बल्कि किंगडम प्रोटिस्टा में आती है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो फिर जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका ऑप्शन नंबर 2। आप हम 196 क्वेश्चन देखेंगे। The recombination frequency between the genes A and C is 5%, B and C is 15%, B and D is 9%, A and B is 20%, C and D is 24%, and A and D is 29%. What will be the sequence of these genes on the linear chromosome? हमें पता है, अगर हमें सीक्वेंस बतानी होगी कि linear chromosome पे क्या सीक्वेंस होगी जीन्स की, तो फिर हम पहले किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे। लेट्स सपोज इट इज़ ए क्रोमोसोम। ताकि क्वेश्चन भी साफ आए और हम इसको क्वेश्चन को भी सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्रोमोसोम है। पहले हम देखेंगे किन जीन्स के दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है जो टाइटली लिंक्ड जीन्स होती है उनमें कम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है, और जिनमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो फिर ए एंड डी में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 29%, इसका मतलब है इनके दरमियान डिस्टेंस जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो फिर ए एंड डी इनके दरमियान जो डिस्टेंस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 29%। इसके बाद किन के दरमियान इससे कम थोड़ा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो है सी एंड डी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सी और डी के दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो है 24%। तो फिर ए के बाद सी आएगा, क्योंकि सी एंड डी के दरमियान 24% है। और इससे एक चीज़ में ये भी पता चला कि अगर ए एंड डी, फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकंड हम इसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज इट्स ए, लेट्स सपोज दिस इज डी। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 29%। इनके दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो 29% है। ए एंड सी एंड डी के दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो है 24%। ए एंड सी के दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो है 5%, वो भी पहले दिया गया है। अब हमें बताना है कि और हमें ये भी पता है ए एंड बी के दरमियान जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो है 20%। ए एंड बी के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बी, इनके दरमियान कितनी है 20%। तो फिर सीक्वेंस के जीन की जो सीक्वेंस क्या बनी, सीक्वेंस बनी इसमें ACBD। आपको बताना था कि ACBD जो सीक्वेंस है, आपको बतानी थी कि सीक्वेंस क्या होगी उस क्रोमोसोम पे जीन्स की। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 ACBD। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 197 देखेंगे। इनको आपको मैच करना है। यहाँ पर एक साइड से कॉन्ट्रासेप्टिव दिए गए हैं और उनके दूसरी साइड दिए गए हैं उनके एक्शन वो किस तरह एक्ट करते हैं। पहले ऑप्शन देखेंगे हम डायफ्राम्स में पता है जो डायफ्राम्स होते हैं सर्विकल कैप्स होते हैं, वाल्ट्स होते हैं, ये सर्विक्स को कवर करते हैं और स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक करते हैं। तो फिर पहला जो डायफ्राम है वो किसके साथ मिलेगा, A4 के साथ मिलेगा। और फिर ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, हमें पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करते हैं। तो फिर B का 1 आ जाएगा। और फिर ये जो C है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या करते हैं, यह यूट्रस में स्पर्म की फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करते हैं। इसका ये आएगा। फिर C का सेकंड आएगा। और लैक्टेशन इम्यूनरी पता है, हमें पता है कि पार्ट्यूरेशन के बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लॉक होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की एब्सेंस होती है और ओव्यूलेशन भी एब्सेंट होता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन इम्यूनरी, और ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है।
वो तो फिर कितनी कौन सी मिली? ए ऑप्शन 4 के साथ मिली, A4 B1 A4 B1 C2 तो फिर इसके हिसाब से इसका ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 C2 एंड D3 तो इसी हिसाब। और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसको भी मैच करना है। आपको बताना है कि इसमें से आपको ये क्वेश्चन लिया गया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से, आपको इनमें बताना है कौन किससे मिलेगा। यानी ब्रोंक्यूल्स में पता है हमें, इनमें सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, क्योंकि सीलिएटेड एपिथेलियम का काम होता है कि मूवमेंट में हेल्प कराना, म्यूकस की मूवमेंट को हेल्प कराना। ये ब्रोंक्यूल्स में होती है और फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। तो इसका ये जो ब्रोंक्यूल्स ये मिलेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम के साथ। हमें पता है गोप्लेट सेल्स होते हैं, कुछ क्यूपॉइडल सेल्स या कुछ कोलोनर सेल जो होती है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर सिक्रीशन, यानी उनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है उनके पास। और तो फिर गोप्लेट सेल किसके साथ मिलेंगे? ग्लैंडुलर टिश्यू के साथ। और टेंडेंस हमें पता है जो टिश्यूज़ होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में टाइप्स होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी कुछ टाइप्स होते हैं। डेंस रेगुलर, जहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट्स और फाइबर्स एक ही पैरेलल लाइंस में होते हैं। और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में फिर दो टाइप्स आते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स का काम है स्केलेटल मसल्स को बोन्स के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करना, और लिगामेंट्स का काम है बोन टू बोन अटैचमेंट प्रोवाइड करना। तो फिर टेंडन्स किसके साथ मिलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन के साथ। और फिर एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, एडिपोज टिश्यू पता है हमें ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो फिर इस हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरह हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 199 क्वेश्चन, इफ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज ए मैन हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कलर ब्लाइंड फीमेल मैरी करती है। अगर एक कलर ब्लाइंड फीमेल होती है तो उसके पास दोनों जो क्रोमोसोम्स होने चाहिए वो होने चाहिए अफेक्टेड क्रोमोसोम्स, यानी दोनों एक्स क्रोमोसोम्स जो उसके पास होने चाहिए वो होने चाहिए अफेक्टेड। इफ ए कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज ए मैन हुज ट्रिकल तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। और फिर जो हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इन स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल प्लांट इज पास थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल। ये स्क्रबर में नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर में होता है। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। पार्टिकुलेट मैटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर बट कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर। यानी जो पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पर साइज दिया गया है 2.5 दिया गया है इसका साइज़। ये जो इतने साइज़ वाले पार्टिकुलर मैटर होते हैं न ये स्क्रबर इससे रिमूव होते हैं, न ये इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर से रिमूव होते हैं। यानी दूसरी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, यानी पहली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। और हमने जो लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें एक क्वेश्चन वहाँ पर वीडियो पास हुआ था और हमने उसका आंसर ठीक तरह से नहीं बताया था। और ये जो एक क्वेश्चन था विच द फॉलोइंग आर द नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, हमें पता है हमने वहाँ पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिस्कस किया था लेकिन उसका आंसर हमने ठीक तरह से नहीं बताया था क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन वीडियो जो हुआ था वो पास हुआ था। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ए एंड सी ओनली। क्योंकि हमें पता है क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन जो होता है इसका फंक्शन होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करना। और ये किस तरह से इंक्रीज़ करता है कैल्शियम लेवल? बोन रिजॉर्प्शन से करता है और ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है। दूसरी स्टेटमेंट फिर रॉन्ग है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम फॉर रीनल टिश्यूज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पर भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन फूड में होती है वो इसके इंक्रीज़ करता है। ये डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और इसका रोल मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ नहीं है। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए एंड सी, यानी ये जो ए एंड सी स्टेटमेंट वो है करेक्ट। इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपसे कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए नीट 2023 को क्रैक 2023 को क्रैक करने के लिए, यानी जो नेक्स्ट ईयर का नीट आने वाला है उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, यानी बायोलॉजी में क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप किस तरह से पढ़ेंगे, यानी आपको बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इन पर डिटेल बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।